हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या नाम है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है इससे बन सकते हैं, है ना। और आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो कट नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं हमेशा अपने लेक्चर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले तो मुझे ये बताओ कि इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था बच्चा, वो हमने देखा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, हमें ऑर्डर दे रहा होता है कि कैसे काम करना है, ठीक है। फिर ये क्या है? एक्चुअल में क्या पंगा हो जाता है बच्चा, कि जो न्यूरॉन्स है वो हमारे हर एक बॉडी के, मतलब हर एक सेल के अंदर इन्वेड नहीं कर सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन तो हर एक सेल के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पर लैक कर जाता है आपका न्यूरॉन, और उसी लैक को कंप्लीट करने के लिए, है ना, कौन आ जाता है हमारे पास? केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आ गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स के, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने हर एक सेल को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इंटीग्रेटेड वे में, मतलब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के एक दूसरे को इंटीग्रेट करते हुए हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। जिसमें कि सबसे पहले जो आपका नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, एंड नर्वस सिस्टम प्लस केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा होता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है, जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, इन दोनों सिस्टम में फर्क क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो आपका बहुत फास्ट होता है, रैपिडली काम करेगा, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक। नर्वस सिस्टम जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन काम कर रहा होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है ये आपके बॉडी के हर एक सेल को इन्वेड नहीं कर सकता, जबकि ये सेल के अंदर तक जा सकता है ना। सो इस तरह से हम दोनों सिस्टम मिल करके हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए हैं, रेगुलेट किए हुए। सो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि न्यूरल सिस्टम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमें एक दूसरा सिस्टम लाने की जरूरत पड़ गई, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। और यहाँ पर वो जो केमिकल है जो ये सारे रेगुलेशन को कंप्लीट कर रहा होता है, दैट केमिकल इज नोन एज हार्मोन। अब इस हार्मोन को समझने से पहले हम लोग आ जाते हैं कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑर्गन जो है या टिश्यू जो है या सेल जो है वो ग्लैंडुलर हो सकता है। ग्लैंडुलर कहने का मतलब वो सिक्रीशंस को रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्लैंड है बच्चे हमारी बॉडी में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। द फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकंड वन इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये कैसे होंगे? इनके सिक्रीशन को हम जनरली क्या कहते जाते हैं? एंजाइम कहते हैं। जबकि एंडोक्राइन का जो सिक्रीशन होता है बच्चे, वो है हमारा हार्मोन। एंजाइम का सिक्रीशन जब होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, जब इनका सिक्रीशन होता है तो वो अपने सिक्रीशन को टारगेट सेल तक, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए एक पाइप, एक डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होंगे वो कैसे होते हैं बच्चे? डक्टेड ग्लैंड होंगे। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होंगे वो कैसे होंगे? डक्टेड ग्लैंड होंगे। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रीट होता है ये अपने टारगेट रीजन तक पहुंचने के लिए किसी भी डक्ट का इस्तेमाल नहीं करता, ये डक्टलेस होगा। तो मतलब ये अपने टारगेट रीजन तक पहुंचेगा कैसे? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इसका बहुत बड़ा दोस्त है, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, और ये कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड को कि वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दे, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा है। तो जहां भी हार्मोन को जाने की जरूरत है वो ब्लड जो है वो उसको रास्ता दे रहा होता है, और ब्लड के थ्रू वो हर एक जगह पर पहुंच जाता है। जहां पर उसका टारगेट ऑर्गन होगा वहां पर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो उनको रिसीव करेंगे और उस हार्मोन के हिसाब से काम करेंगे। समझ आ गई बात? ठीक है।
चलो इसके अलावा और कुछ चीजें हैं। एंजाइम थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ जाता है आपकी बॉडी में, हार्मोन बहुत ट्रेस अमाउंट में जरूरत पड़ रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे अपने हॉर्मोन्स की। हार्मोन के बारे में हम जिस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन, किसको हम कहते हैं बच्चे? थॉमस एडिसन को कहते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है बेटा? थॉमस एडिसन है ना। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था बच्चे, वो ध्यान रखना है, वो हार्मोन है सिक्रेटिन। किसने डिस्कवर किया है? बेलिस एंड स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। बट जो टर्म है हार्मोन, ये टर्म वाज गिवन बाय स्टार्लिंग साइंटिस्ट, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जिस हार्मोन को हमने सबसे पहले डिस्कवर किया है, वो हार्मोन आइसोलेट नहीं किया गया। तो फर्स्ट वो हार्मोन जिसको आइसोलेट किया गया है, दैट हार्मोन इज नोन एज इंसुलिन। हाँ बिल्कुल, हम सब जानते हैं मैम इंसुलिन के बारे में, है ना। इंसुलिन की बहुत जरूरत पड़ती है। इंसुलिन अगर सही से सिक्रीट नहीं हुआ तो डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। यस बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हो आप, वही इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं। एंड दैट इंसुलिन जो है वो फर्स्ट हार्मोन है जिसको कि आइसोलेट किया गया था, है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब आप बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन की। हार्मोन जो है ये देखो बच्चे कहाँ बन रहा है? हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रहा है। बायोजेनिक है। सिंथेसाइज इन एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है। ये बायोजेनिक है। ये केमिकल मैसेंजर है, केमिकल है जो मैसेजेस ट्रांसफर कर रहा है, तो केमिकल मैसेंजर है। और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। दो सेल के बीच में जो मैसेजेस अगर कम्युनिकेट कराने हैं तो वो ये कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर दिया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत कम होगा, बहुत ही थोड़े से अमाउंट में इसकी जरूरत होती है। रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। एंड उसके बाद जब ये रिएक्शन में क्या होगा, खुद ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये एंजाइम की तरह नहीं है जो कि रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ और रीयूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये वैसा नहीं होता है। हार्मोन यूज हो जाएगा रिएक्शंस में। एंड साथ ही साथ आज मन नहीं कर रहा, आज डाइटिंग करने का मन करता है, तो हार्मोन का इंजेक्शन लेकर के सो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे हमारी बॉडी को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ये किसी भी तरह का न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं करते, इससे किसी भी तरह का एनर्जी आपको नहीं मिलता है। क्लियर है? ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसा है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो जाएगा, है ना। प्राइमरी मैसेंजर की तरह हार्मोन्स जो है वो आपके काम कर रहे होते हैं। ये हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। अब हम आ जाते हैं, बात करेंगे हार्मोन की। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं बच्चे कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी की बात करी है तो हमारा बॉडी हमें बनाना तो पड़ेगा। ये आ जाओ ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा सा बन जाए, है ना। ये हाँ अभी तक तो ठीक ही बन रहा है। अब इसके बाद चलो जी, ये फेस जैसा दिख तो रहा है, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक इंसान को, हमसे रूठ चुका है वो, और हमने उसको टेढ़ा मुंह करके उधर खड़ा कर दिया, ठीक है। ये हमने बना लिया इंसान का फेस, पूरा इंसान अभी काम बना है, ठीक है। ये हो गया। और फिर हमने बनाना है इनके बॉडी के पार्ट्स। चलो जी। हाँ ठीक है, ये हो गया इधर। अब हम लोग बना लेते हैं सारे हार्मोन सिक्रीट करने वाले ग्लैंड। मतलब हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? फिलहाल हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइनल ग्लैंड, है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइनल ग्लैंड में अब आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। तो ये इतना तो समझ आ रहा है कि ये ब्रेन वाला पार्ट है, और इस ब्रेन वाले पार्ट में यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है हाइपोथैलेमस।
हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस जो है मैम वो तो ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल वो ब्रेन का पार्ट है बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में भी प्ले कर रहा होता है। ठीक है? सो हाइपोथैलेमस को हमें यहाँ ब्रेन से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसका डायग्राम वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखना है। ठीक है? सो ये हमने हाइपोथैलेमस बना लिया, उसके बाद हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो एक इन्फंडिबुलम स्ट्रक्चर से की हेल्प से जुड़ता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ठीक है, सो ये हमने बना लिया क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बना लिया, ये बन गया। इसके अलावा जो है यहीं पर हाइपोथैलेमस के पास में क्या होगा, एपिथैलेमस होता है और एपिथैलेमस में एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बच्चा, वो क्या होगा। सो मैं यहाँ कुछ बना रही हूँ, दिस इज द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में होगा बट यहाँ पे मेरा सर छोटा हो गया है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, अब इसके अलावा और कौन से हार्मोन कहाँ देखने को मिल रहे हैं। सो एक ग्लैंड है एंडोक्राइनल ग्लैंड, जो कि आपके नेक रीजन में होगा, बिल्कुल बटरफ्लाई शेप का आपको देखने को मिलता है। इसको या तो बटरफ्लाई शेप हम कह देते हैं या हम कहते हैं एच शेप का। सो ये कुछ एच शेप का इस तरह से आपको देखने को मिलेगा क्या, थोड़ा सा इसका एच जो है वो बिगड़ गया है। एच शेप का क्या है, ये है आपका थायराइड ग्लैंड। ये हमने क्या बना लिया अभी, ये हमने बना लिया है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल सरफेस पे, अब मैं यहाँ पर आपको 3D इमेज कैसे दिखाऊं, है ना। डॉर्सल सरफेस मतलब अगर ये इंसान सामने है तो अगर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है तो इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे साइड में अगर ये थायराइड ग्लैंड का वेंट्रल पोर्शन है जो आपको दिख रहा होगा, सो इसके पीछे वाला इसका डॉर्सल पॉइंट है और डॉर्सल सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा, चार एक ग्लैंड होता है जिसके चार ग्लोब्यूल्स होंगे। तो ये कुछ इस तरह से ऐसा, ये जो ग्लैंड हमने बनाया है ये सामने से नजर नहीं आएगा बच्चे। अगर आप वेंट्रल साइड से इंसान को देख रहे हो, थायराइड ग्लैंड को देख रहे हो, तो ये नजर नहीं आएगा। इसको देखने के लिए आपको ग्लैंड को ऐसे पीछे करना पड़ेगा और पीछे आपको ये इस तरह से देखने को मिलेंगे। इन ग्लैंड का नाम क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये चार होते हैं, दो के पेयर में होगा। नेक्स्ट इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या बना लेना है, स्टमक के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये क्या है, तो ये है होता है हमारे पास पैनक्रियाज। ये क्या होता है, ये पैनक्रियाज होता है। ये हमने बना लिया पैनक्रियाज। अब इसके अलावा जो है ये एकदम ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, थोड़ा सा ऐसा होगा, है ना। चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद जो है अब और क्या बनाना है हमें, तो हमारे पास कुछ और भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होगा किडनी। सो ये हमने बना लिया किडनी यहाँ पर। ठीक है, एक किडनी आपका थोड़ा सा नीचे के साइड में होगा, राइट हैंड साइड वाला, अगर आपको याद हो तो लिवर की वजह से। और एक किडनी जो है वो थोड़ा सा ऊपर के साइड में होगा क्योंकि यहाँ पर लिवर है नहीं, उसको दबाने वाला कोई है नहीं, तो ये वाला लिवर ए ऊपर की तरफ थोड़ा सा होता है। ठीक है, लिडर ना ना बिल्कुल भी नहीं, किडनी जो है वो हमारा एंडोक्राइनल ग्लैंड के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर आ जाते हैं, इस किडनी के ऊपर पिरामिडल शेप का आपको एक ग्लैंड देखने को मिलेगा, पैर में होगा, जिसको कि हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा क्या, अब यहाँ पर मैं मेल फीमेल नहीं, एक इंसान हमने, ठीक है, हम इस तरह से बनाए हैं, तो यही इसी में मैं मेल और फीमेल के दोनों ही पार्ट को दिखा दूंगी, है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट को, क्योंकि जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज द टेस्टिस एंड ओवरी बच्चा, वो आपके एंडोक्राइनल ग्लैंड के अंदर भी कंसिडर होता है। सो हमने यहाँ पर अलग से, अब फिर लड़की कहाँ बनाने जाऊँ या लड़का कहाँ बनाने जाऊँ, इसी में दोनों चीजें दिखा देती हूँ। सो ये रहा टेस्टिस, ये रहा टेस्टिस, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है अगर हम फीमेल के बारे में बात करेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा ओवरी, एंड ये रहा हमारे पास ओवरी। कुछ ये रहा ओवरी, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हो गए हैं। ये सारे क्या है, एंडोक्राइनल ग्लैंड है बच्चा। अब चलो हम लोग इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये क्या है, ये है आपका हाइपोथैलेमस। ये क्या है बच्चा, दिस इज द हाइपोथैलेमस हुआ। ये क्या है बेटा, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ये क्या है बेटा, ये है आपके पास पीनियल ग्लैंड। ये क्या है, पीनियल ग्लैंड। व्हाट इज दिस, दिस इज थायराइड ग्लैंड। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड।
ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बाद ये ग्लैंड क्या है, इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसके अलावा ये इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है बेटा, ये है आपका पैनक्रियाज। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये क्या है, ये है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो है ये क्या है, दिस इज द टेस्टिस। और ये क्या हो गया, तो ये है ओवरी। ठीक है। सो ये सारे क्या है, इतने सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। एंडोक्राइनल ग्लैंड बच्चे देखो, अगर हम लोग बात करें तो एंडोक्राइनल ग्लैंड में कुछ ग्लैंड जो है वो तुम्हारे ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो एक ग्लैंड आपका मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर एंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल दोनों ही प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो एंजाइम एंड हार्मोन दोनों को सिक्रीट करता है। सो हमने यहाँ पर एंडोक्राइनल ग्लैंड लिखा जरूर है, बट हम उन हार्मोन्स को, उन ग्लैंड की बात भी करेंगे जो हेट्रोक्राइनल के अंदर आते हैं, मतलब जिनके अंदर एंडोक्राइनल वाली प्रॉपर्टी भी देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो है टेस्टिस एंड ओवरी हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चा हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। यहाँ ऊपर से आ जाओ, जैसे हमने लिखा अगर आप ऐसे ही लिखोगे। सो ये जो ब्रेन वाला पार्ट है ये हमने जानते हैं कि ये किससे बना हुआ है। सो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नर्वस सिस्टम जो है उसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। सो ये ब्रेन वाले पार्ट में जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड मिलेंगे, बड़ी आसानी से हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो थायराइड ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड की हम बात करें, पैनक्रियाज की हम बात करें। ये आप जरा ध्यान से देखो, ये आपका एलिमेंट्री डक्ट है, एलिमेंट्री कनाल है यहाँ पर, है ना। और एलिमेंट्री कनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो है ये सारा यहीं पे इस तरह से ऐसे जा रहा है। और ये जो है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एलिमेंट्री कनाल है या ये रेस्पिरेटरी है, मैं बस कह रही हूँ कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये भी उसी रास्ते में है ना। जिस रास्ते में आपका एलिमेंट्री कनाल देखने को मिल रहा है, उसी रास्ते में थायराइड, पैराथायरॉइड, पैनक्रियाज भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनके जो जर्म लेयर होंगे ये कैसे होंगे, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होंगे, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को ना बच्चे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है एड्रिनल का, एक है एड्रिनल का मेडुलरी रीजन, ठीक है। एक है एड्रिनल का मेडुला वाला रीजन, और दूसरा है एड्रिनल का कॉर्टेक्स रीजन, एड्रिनल का कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। अभी यहां पर मैं इसका जर्म लेयर नहीं बताती हूँ, इधर आ जाओ। टेस्टिस का जर्म लेयर है ना, ये कैसा होगा, मीजोडर्मल। ओवरी का जर्म लेयर कैसा होगा बच्चे, ये मीजोडर्मल होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरी कैसा होगा बेटा, मीजोडर्मल होता है, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरी जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इनका जर्म लेयर क्या होगा बेटा, मीजोडर्मल होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, मैम सब बता दिया, एड्रिनल ग्लैंड क्यों छोड़ दिया। देखो एड्रिनल का दो पार्ट, मेडुला और कॉर्टेक्स। अब आपको याद कैसे रखना है, तो मेडुला को हमेशा ऊपर लिखना है, कॉर्टेक्स को हमेशा नीचे लिखना है। क्यों ऐसा लिखना है, देखो M4 मेडुला, M4 मीजोडर्मल, है ना। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि एड्रिनल का मेडुला मीजोडर्मल नहीं होता, तो कौन सा होगा भाई, एड्रिनल का कॉर्टेक्स होगा आपका मीजोडर्मल, ठीक है। ये देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं मीजोडर्मल, ऊपर वाला तीन एक्टोडर्मल और बीच वाला एंडोडर्मल, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद मेडुला का क्या होता है बच्चे, तो मेडुला आपको एक अलग से याद रखना पड़ेगा, कैसा होगा, एक्टोडर्मल। कैसा होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा। तो ये हमने एंडोक्राइन ग्लैंड देखे, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनका जर्म लेयर है, ये सारी चीजें हमने देख ली।
ठीक है। सो ये एंडोक्राइनल ग्लैंड हमने देखा है। इसमें ये जो पैनक्रियाज है, ये जो टेस्टिस है, ये जो ओवरी है, ये आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाएंगे बच्चा, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी आप कह सकते हो आपके केस में फिलहाल, है ना। पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। पैनक्रियाज जो है ये क्या है, इसके थ्रू एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाटिक जूस हम सब जानते हैं, एंड हार्मोन का भी सिक्रीशन होगा, तो ये भी हो गया। टेस्टिस एंड ओवरी का प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या होता है, सेक्स ऑर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये जो स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इसके साथ साथ टेस्टिस जो है ये मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन। ओवरी जो है ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ये करते हैं। सो ये भी कैसे हो जाएंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। आई बात समझ में, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो हार्मोन है इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। हार्मोन हमने क्या कहा, केमिकल है, ठीक है, जो कि नॉन न्यूट्रिएंट है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जरूरत पड़ेगी, और फिर इसको सिक्रीट करने वाले ग्लैंड को एंडोक्राइनल ग्लैंड कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ी है। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह ये काम कर रहा होता है, प्राइमरी मैसेंजर होता है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एंडोक्राइन सॉरी हार्मोन जो है इनका केमिकल नेचर क्या होता है। तो हार्मोन का केमिकल नेचर ये प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, ये स्टेरॉइडल हो सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन हमने हार्मोन को डिवाइड कर दिया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। सो हार्मोन को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चलो मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करके दिखाती हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में तो चले ही जाएंगे, ठीक है। सो क्या हम यहाँ पर बता रहे हैं, हमने देखना है क्या हार्मोन को केमिकल नेचर के बेसिस पर, केमिकल नेचर के बेसिस पर हमने हार्मोन को डिवाइड करा है, कुछ दो पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, या चलो जी हम तीन पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा बायोजेनिक अमाइंस, मतलब अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होगा ये, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या हो सकते हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, या फिर प्रोटीन, ठीक है। और तीसरा हो सकता है स्टेरॉइड, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, केमिकल नेचर। बेसिस क्या है यहां पर बच्चा, बेसिस है यहां पर केमिकल नेचर। क्या है बेसिस, केमिकल नेचर, ठीक है। सो केमिकल नेचर के बेसिस पर हमने हार्मोन को डिवाइड कर दिया बायोजेनिक, स्मॉल पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, प्रोटीन एंड स्टेरॉइडल में। अब यहाँ पर बायोजेनिक जो अमाइंस है, मतलब ये अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये कैसे हैं बच्चे, ये अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ये कैसे होंगे, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा, एग्जाम्पल में इसके आ जाएगा कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन, ठीक है, जिसमें एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन वो आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, इसके अलावा इसमें आ जाएगा मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा जो है हम क्या बात कर लेंगे बेटा, तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो है फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, है ना। लेकिन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो है जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, जब किसका डायग्राम बनाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम जब हम बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा वहां पर, ठीक है। क्या मैं कह रही हूं, तब आपको वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो उस टाइम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में फिलहाल हमें क्या लिख लेते हैं, हम एग्जाम्पल लिख लें। क्या क्या हो जाएगा आपका, एडीएच हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एमएसएच हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड में क्या हो जाएगा बेटा, तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड में आपका इंसुलिन हो जाता है, ग्लूकागन हो जाता है, ठीक है।
प्रोटीनेशियस नेचर की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोटीनेशियस की अगर हम बात करेंगे तो क्या चीजें हैं बच्चा। सो प्रोटीनेशियस में आप ध्यान रखना कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है, हम पढ़ेंगे उसका, जो हाइपोथैलेमस है ना, जो कि नर्वस सिस्टम का मेन ग्लैंड है, लेकिन हमें हाइपोथैलेमस पढ़ना होता है यहाँ पर भी, ठीक है। इन दोनों के थ्रू जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, आपके प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस हार्मोन, ऑल पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस हार्मोन। सो पिट्यूटरी से पहले हम यहाँ लिख देंगे एंटीरियर। अब क्या मतलब है इसका आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, स्टेरॉइड। सो स्टेरॉइड को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, है ना, स्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं बेटा। सो स्टेरॉइड, अब स्टेरॉइड के अंदर जो है वो आपको क्या आ जाते हैं, तो स्टेरॉइड के अंदर आपके जितने भी वैक्सी या फिर लिपिड वाले नेचर के जो आपके हार्मोन हो जाएंगे, जैसे कि सारे सेक्स हार्मोन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन, टेरोन, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। इसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नहीं, ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये आपके स्टेरॉइड नेचर के हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या परेशानी वाली चीज है, ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्या हम लोग देख रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। सो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, ये प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे, बट उसके साथ क्या जुड़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या जुड़ा होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या, प्रोटीन। सो अगर किसी प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कंसिडर होता है। जनरली हम इसको प्रोटीन के अंदर ही रख सकते हैं, कुछ अलग से करने की जरूरत आपको ऐसा नहीं पड़ेगी, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे बेटा, तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे हार्मोन के नाम सुन करके घबराहट हो रही है ना, कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके सारे हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है, तब हमें वैसे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी बस आपको जो है, ये मैम बस बता रही हैं, ये सुनते जाना है, जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है। इसके अलावा एक और चीज है जो हमें अलग से देखनी होती है, दैट इज आयोडोथायरोनिन। क्या है बच्चा, आयोडोथायरोनिन। ये क्या है, ये एक्चुअल में आपके, ये जो आयोडोथायरोनिन है, इसके अंदर जो हार्मोन होगा, ये बेटा क्या होता है पता है, टायरोसिन, थायरोनिन, टायरोसिन, थायरोनिन टायरोसिन, राइम कर रहा है, ठीक है। सो टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव होकर के बना है। फिर अगर ये अमाइनो एसिड है तो हमने इसको प्रोटीनेशियस वाले में क्यों नहीं रखा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि इसके साथ जो है, इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा आयोडीन, है ना। और इसका नेचर कैसा हो जाता है, इसका नेचर है, इसका बिहेवियर कैसा है, स्टेरॉइड की तरह, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहां पर क्या अराइज होने लगता है कि भाई इसका नेचर स्टेरॉइड की तरह, प्रोटीन की तरह, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चा कि ये हम जो हार्मोन पढ़ रहे हैं, ये इस हार्मोन्स को जाना कहाँ है, इन सारे हार्मोन्स को जाना है सेल में, सेल के अंदर जाना है, या सेल तक मैसेज पहुंचाना है। तो ये जो हार्मोन है, ये क्या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं,
या बाहर ही खड़े रहेंगे, या ये अपने मैसेजेस को कैसे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीनेशियस, जो अमाइनो एसिड, जो पॉलीपेप्टाइड से डराइव होकर के उस साइड में जाते हैं, उनका एक अलग तरीका है सेल के अंदर घुसने का, मैसेज पहुंचाने का। और जो आपके स्टेरॉइडल नेचर के हैं, है ना, ठीक है, या फिर आयोडोथायरोनिन जो हो जाएंगे, इनका एक अलग तरीका है सेल के पास अपना मैसेज पहुंचाने का। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमने केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन को डिवाइड कर रखा है। आ जाते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है बच्चे, देखो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं, बायोजेनिक अमाइंस जिसमें कि कैटेकोलामाइन, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारी चीजें आएंगी, जो टायरोसिन से डिराइव होता है, मेलाटोनिन जो ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, ये आपके वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एमएसएच, ये जो है ये स्मॉल पेप्टाइड से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल पेप्टाइड से बने हुए होते हैं, इनका लोकेशन पता है कहाँ है? इनका लोकेशन है मिडल एंड व्हाट, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये मैम क्या बता रहे हैं, जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे ना बच्चा, सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने कुछ 3 पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है, एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टेरियर। सो मिडिल और पोस्टेरियर के जितने भी हार्मोन है वो सबके सब स्मॉल पेप्टाइड से बने हैं। मैं यहाँ पर ये आपको ट्रिक दे करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, अभी इंसुलिन, ग्लूकागन हमने पढ़ा। प्रोटीन जो है देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हो जाएंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो जाएंगे, है ना, पैराथायरॉइड, ये सारे आपके हार्मोन्स हो जाते हैं। इसके बाद आयोडोथायरोनिन जो है ये टायरोसिन, थायरोनिन, टायरोसिन मैंने कहा था डेरिवेटिव है विद आयोडीन है, जो कि स्टेरॉइडल की तरह बिहेव करते हैं। स्टेरॉइड्स की हम बात करेंगे तो कोलेस्टेरॉल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे जो हैं ये कोलेस्टेरॉल से डिराइव होते हैं, ये स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीनेशियस वाले में भी रख सकते हो, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एरिथ्रोपोइटिन एंड एचसीजी, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, क्लासिफाई कर लिया हमने हार्मोन को। हमने जर्म लेयर जो है वो सबका देख लिया है, जैसे हमने पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल, मेडुला, है ना, हाइपोथैलेमस, वो भी एक्टोडर्मल होगा। मेसोडर्मल में देखो ओवरी, कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरी, टेस्टिस एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा। एंडोडर्मल में थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड पैंक्रियाज। बस आपको उस इमेज को याद करना है, आपको खुद ब खुद वो सारी चीजें क्लियर हो जानी। स्टार्टिंग के 3 में एक्टोडर्मल, नीचे के 3 से मीजोडर्मल, बीच के 4 जो है, ठीक है, वो कैसे होंगे, एंडोडर्मल, और सिर्फ एड्रिनल का मेडुला जो है वो एक्टोडर्मल होगा। ये अलग से याद रखना है, बाकी ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कैसे करता है। जो हमने अभी बात करी ना कि ये जो हार्मोन है उसको सेल तक जाना है, अपने मैसेज को पहुंचाना है। सो ये किस तरह से मैसेज को पहुंचाता है, यहाँ लिखा हुआ आपको नहीं देखना, मैं जो पढ़ा रही हूँ पहले ये देख ले। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है वो तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, है ना। आज क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, हम लोग यहाँ पर कोई एक आप लोग हार्मोन कंसिडर कर ले, या हम लोग नेक्स्ट पेज ले ले, क्या यहाँ पर आ जाते हैं। हमने क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हम क्या देख रहे हैं बच्चा, हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, अब हमने ना यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम बात कर लेते हैं, किसकी हम बात कर लेते हैं, यहाँ हम लोग ले लेते हैं ना बच्चा, 2 तरीके का हमने बात किया था, एक हमने बात किया था प्रोटीनेशियस और दूसरा हमने बात किया था स्टेरॉइडल। सो यहाँ पर हम प्रोटीनेशियस वाला कोई एक हार्मोन ले लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे पहले लिख ही देती हूँ, प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ जो है हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्टेरॉइड। ठीक, अब इनका कैसे ये काम करते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं वो जानने के लिए आपको सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आपको याद है, लेट्स सपोज कि ये हमने बना लिया, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है,
ये रहा उसके पास न्यूक्लियस, ये रहा उसके पास क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है, ये उसके सेल ऑर्गेनेल एंड ऑल ये सारी चीजें। तो ये जो है ये क्या है बच्चे, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम जूम करके देखते हैं तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें नजर कैसा आता है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। सो आ जाओ यहाँ पर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमने बनाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने कुछ इस तरह से बना लिया, ये रहा, ठीक है, ये हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको जरा ढंग से देखेंगे तो कैसा दिखेगा बच्चा, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा होगा, है ना। और इसमें कुछ आपको चीजें इस तरह से देखने को मिलेंगी। तो फटाफट से हम लोग बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है। ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया, और ये हमने कुछ उसके अंदर भी इस तरह से डाल रहे हैं कुछ दूसरा एलिमेंट। हम्म यहाँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये पूरा नहीं बना रहे हम लोग, है ना। ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया, ठीक है। ये आपका मतलब पूरा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर हो गया। मैं इसको रब कर दूं, ओ ये तो पूरा नहीं मिटेगा, लेकिन आपको ये, हाँ ठीक है, चलो हो गया। इसके अलावा और आपको क्या देखने को मिल रहा है, चलो जी। सो ये हमने बना लिया पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और क्या देखने को मिलेगा, सो कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और क्या मिलेगा बेटा, तो इसके अलावा मैम आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर कुछ इस तरह से लिपिड के साथ जुड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसके अलावा और आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो मैं हर वो स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, ठीक है। प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट, चलो जी ये बना लिया। इसके अलावा और आपको क्या देखने को मिलेगा, सो इसके अलावा हमें जो है वो अंदर में कोलेस्टेरॉल देखने को मिल सकता है, सो ये हमने ले लिया है इस तरह से कोलेस्टेरॉल, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हमने पूरा बना लिया। ऐसा ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हमने क्या बात करना है, हमने क्या देखना है, हमें देखना है क्या चीज, सो हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रोटीनेशियस आपका हार्मोन आ रहा है। प्रोटीनेशियस हार्मोन आप क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, चलो एफएसएच ले लेते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये जो एफएसएच है ना, क्या एफएसएच की हम बात करें, एफएसएच आ रहा है। सो एफएसएच ये रहा, एफएसएच ये आया इधर से, ये इधर से एफएसएच आया। अब इसको जाना है, कहाँ, अंदर जाना है। अब ये एफएसएच जो है ये प्रोटीनेशियस नेचर का है, और ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड होते हैं। और फॉस्फोलिपिड जो है एम्फीपैथिक होता है, हेड होता है, उसमें टेल होता है, उसका टेल जो है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। ये पोलर सब्सटेंसेस को अंदर नहीं जाने देगा, है ना, ये इतना समझ में आ रहा है। सो ये जो तुम्हारा प्रोटीन है ये क्या लिपिड को क्रॉस करके अंदर जाएगा, या जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या ये इसको अंदर जाने की इजाजत देंगे, सो नहीं बेटा। ये आपका जो एफएसएच है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जो प्रोटीनेशियस नेचर का है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक। अब अंदर नहीं जा पाएगा तो भाई ये जाएगा कहाँ, ये रह जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही। ये रह जाएगा कहाँ पर, ये रह जाएगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। कहाँ हम इसको रख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रख रहे हैं, आ जाओ। सो ये हमने यहां पर बना लिया इसका रिसेप्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो आपका एफएसएच आया वो इस मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर के साथ जाकर के ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर तो जाने की इजाजत दे नहीं रहे हम लोग, तो ठीक है अंदर नहीं गया है। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये जब इस तरह से ऐसे जुड़ गया, अब ये क्या करेगा,
ये जो आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर है ना, वो चेंजेस लाएगा, वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा अंदर। वो इंफॉर्मेशन को क्या कहता है, अंदर पहुंचाता है। अब अंदर क्या पहुंचाता है, क्या वो खुद अंदर आकर के मैसेज पहुंचा रहा होता है, नहीं। सो उसने रख रखे हैं अपने बहुत सारे दोस्त अंदर, ठीक है। और वो क्या कहता है, ये जो एफएसएच है वो जुड़ा किसके साथ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। एफएसएच का दोस्त होता है उसके मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के साथ जाकर के जुड़ा। एफएसएच ने अब मैसेज पहुंचाया अपने में अपने दोस्त को, और उसका दोस्त की पहचान जो है वो अंदर बहुत सारी है। तो उसके दोस्त ने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, तो तुम ऐसा करो बाहर रखो, तुम बस अपना काम बताओ, मैं तुम्हारा काम यूं कर दूंगा, ठीक है। सो एफएसएच ने क्या किया, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर को बताया अपना काम, और उसका जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर थे उसने वो काम बता दिया उनके जितने भी दोस्त थे उनको, ठीक है। तो उन्होंने काम बताया किसी एक को, उसने काम बताया दूसरे को, दूसरे ने, है ना, वो मैसेज जो है वो आगे पहुंच रहा है एक दोस्त के थ्रू दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, और इस तरह से मैसेजेस आगे पहुंचते पहुंचते वो आपके साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे, जरूरत पड़ेगा तो वो आपके न्यूक्लियस में पहुंचेंगे, और फिर वो अपना आपका जो फंक्शन है, जो एफएसएच का काम है, वो फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। क्लियर हो गया। सो ये इस तरीके से आपका जो प्रोटीनियस नेचर के जो हार्मोन होते हैं वो आपके अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक। अब उसी तरह से हम आ जाते हैं कि क्या स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन भी इसी तरह से अंदर जा रहे होते हैं, इसी तरह से अपना मैसेजेस पहुंचा रहे होते हैं। सो आंसर इज नो, ठीक है। क्यों नहीं, ये देखो, ये हमने बना लिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट सपोज ये हमने, अब उतना डायग्राम नहीं बनाते हैं ना, ये हमने बना लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ कोई स्टेरॉइडल नेचर का आप हार्मोन ले लो बेटा, तो स्टेरॉइडल नेचर का हार्मोन जो है हमारे नजर में क्या है, हम लोग ले लेते हैं एस्ट्रोजन। क्या ले लेते हैं बच्चा, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ले लिया हमने। अब ये जो एस्ट्रोजन है ना, क्या होगा, होगा ये कि ये जो एस्ट्रोजन है ये यहां से आया, ये यहां से आया, और ये एस्ट्रोजन जो है वो सीधे ही अंदर एंटर कर जाएगा। ये जो एस्ट्रोजन है वो सीधे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ, क्यों, क्योंकि ये लिपिड का बना हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड नेचर का होता है, तो वहां पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोस्ती निभा देता है, वो रोकता नहीं है, एस्ट्रोजन बेचारे अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आने के बाद ये जो है ये जाते हैं कहाँ, अपने टारगेट, इनके रिसेप्टर जो है वो वहां जाते हैं, और इनका रिसेप्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इनका रिसेप्टर आपको देखने को मिल सकता है न्यूक्लियस के अंदर। सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हियर वी हैव द रिसेप्टर ऑफ एस्ट्रोजन। ये हमारे पास एस्ट्रोजन का रिसेप्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या है, तो आपका डीएनए है ना। फिलहाल तो ऐसा डीएनए होता नहीं है बेटा, रुक जाओ। हाँ, यहाँ और क्या है, तो ये आपका डीएनए, ठीक है। ये रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है ना। अब होगा क्या कि ये जो आपका क्या है, हार्मोन जो है एस्ट्रोजन जो है वो आपके न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म में जो रिसेप्टर है उसके साथ जाकर के जुड़ेगा, और फिर जैसे ही ये जाकर के जुड़ेगा, अब इस रिसेप्टर के साथ वो जुड़ गया है, और फिर जाकर के क्या होगा, आपका ये जो डीएनए है इसमें क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करेगा। क्या करेगा इसमें, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, मतलब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बन गया मतलब जो टारगेट चीज था वो बन गया। सो इस तरह से ये जो एस्ट्रोजन है या जो स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन होते हैं, साथ ही साथ आयोडोथायरोनिन जो है वो भी कहाँ जाएंगे, आपके सेल के अंदर जाएंगे। उनके जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर के साथ जुड़ते नहीं है, ये डायरेक्टली जो है वो टारगेट जहां पर भी है जिनके थ्रू काम करवाना है वहां तक ये जा सकते हैं। जबकि प्रोटीनेशियस नेचर के साथ जो हार्मोन होते हैं उनके साथ ये कहानी नहीं होता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो इनके दोस्त हैं
प्रोटीनेशियस नेचर वाले में जो दोस्त है जिन्होंने चुटकियों में काम करा दिया हमारे इस प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन का, उन दोस्तों का नाम क्या है? सो हम इन दोस्तों को कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। हम इन दोस्तों को क्या नाम देते हैं? हम इन दोस्तों को नाम देते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर मतलब आइनोसिटोल पायरोफॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, डीएजी हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी हो सकता है। डीएजी का फुल फॉर्म डाइएसाइल ग्लिसरॉल होगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका हार्मोन जो है ये काम कर रहा होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें से कौन फास्ट है कौन स्लो है? तो आपको देख करके क्या लगता है कि एस्ट्रोजन जो स्टेरॉइडल नेचर का है वो डायरेक्टली सेल के अंदर घुस जा रहा है और अपना काम डायरेक्टली करवा ले रहा है, ठीक है, तो ये जल्दी से होगा काम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका प्रोटीनेशियस नेचर का जो हार्मोन है वो फास्ट होता है। भाई ये क्यों? ये कुछ समझ नहीं आया मैम, ऐसा कैसे? तो इसको एक स्टोरी से हम लोग समझते हैं बेटा कि आप देखो कि हम लोग फिलहाल का केस ले लेते हैं, है ना। एंड अभी का जैसा माहौल चल रहा होता है, मान लो कि मुझे और आपको, हम दोनों को एक ही काम है, ठीक है, क्या है? मुझे पढ़ाना, आपको पढ़ना। लेकिन फिलहाल वो काम की बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल यही समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मुझे और आपको किसी एक कोई गवर्नमेंट का काम है ना, और वो काम हम लोगों को करना है। आपने अपना करना है, मुझे अपना करना है, ठीक है। और मेरे पास कोई जान पहचान है नहीं, बेचारी सी, क्या ही जान पहचान होगा मेरा, ठीक है। सो अब मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जान पहचान नहीं है तो क्या हो गया, मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट हूँ, है ना। मुझे पता है कि मेरा टारगेट कौन है, मुझे पता है कि मुझे जाना किसके पास है, मैं उनके पास जाऊंगी, एप्लीकेशन लेकर के जाऊंगी, अपना काम कराऊंगी। प्रोसेसेस तो पता ही है, ठीक है, वो तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है ना। सो फाइन, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इतना जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे पापा जो है वो हायर अथॉरिटी में है, मैं उनको बता देती हूँ। आपने उनको बता दिया, पापा के और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, पापा ने उन लोगों को बता दिया, है ना। और वो मिनटों में बस फोन पे ऐसे क्या हो रहा है, आपने पापा को बताया, पापा ने एक दोस्त को फोन किया, उनके उस दोस्त ने किसी और दोस्त को फोन किया, उनके उस दोस्त ने किसी और दोस्त को फोन किया, और इस तरह से जो है वो सिर्फ फोन कॉल से क्या हो गया, आपका काम हो गया। और मैं बेचारी सी चप्पल घिस रही हूँ ऑफिस में जाकर के, कभी उनका लंच ब्रेक हो जा रहा है, तो कभी वो छुट्टी पे चले जा रहे हो, तो कभी एक फाइल में साइन हुआ है, तो कभी उसके बाद दूसरे फाइल में साइन कराने के लिए दूसरे दिन जाओ, और इस तरह से मैं थक गई, परेशान हो गई, और थक हार के फिर जो है ऐसा, हार तो मानते हूँ नहीं बेटा, है ना। सो मैंने खूब घूमा और उसके बाद फिर तब जाकर के मेरा काम हुआ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन होते हैं, जिसमें आपके पापा के दोस्त काम आ रहे थे, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर काम आ रहे थे, वो यूं फटाफट चुटकियों में काम हो जाएगा। जबकि जो स्टेरॉइडल नेचर है, जिसको खुद ही अपने टारगेट को ढूंढना है, उनके पास जाना है और उनसे काम करवाना है, जैसे कि मैं, है ना, तो उनको बहुत वक्त लग जाएगा। आई बात समझ में? चलो आ जाओ, फिर हम देख लेते हैं कि क्या हमने लिख रखा है। सो रैपिडली एक्टिंग हार्मोन मतलब प्रोटीनेशियस की बात करें, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल है तो भाई इसको कैसे अंदर जाने दिया जाएगा, है ना। हार्मोन टाइप बायोजेनिक अमाइंस हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। मैकेनिज्म क्या है, बाइंड टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एंटर नहीं करेगा सेल के अंदर। प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम, डीएजी, ठीक है। और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, मतलब एक ने दूसरे को कॉल किया था, दूसरे ने तीसरे को, सो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसको हम कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में एफएसएच है, एफएसएच बाइंडिंग टू ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, वैसे हमने यही वाला बनाया भी है, ठीक है। दूसरा जो हम बात करेंगे ये है आपका इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियर रिसेप्टर। हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइडल की, जो कि लिपिड सॉल्युबल है। इसमें हार्मोन जो है स्टेरॉइड हो सकते हैं, आयोडोथायरोनिन हो सकते हैं। ये आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इनका रिसेप्टर कहाँ है, सेल के अंदर है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है, न्यूक्लियस में हो सकता है। और ये डायरेक्टली रेगुलेट कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, क्रोमोसोम का फंक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, जीन का अगर रेगुलेशन करने की जरूरत है तो उसमें भी होता है, बट वो
डायरेक्टली नहीं करा रहा, इसमें डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंसिंग एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन, हमने भी एग्जाम्पल वही ले रखा था। सो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये हमने बात कर लिया बच्चा, अभी तक हमने क्या देखा, बेसिस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, क्या उनका ओरिजिन है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा उनका नेचर होता है, और नेचर के बेसिस पे किस तरह से वो काम कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब हम वन बाय वन करके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मास्टर ग्लैंड को लेकर के। मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। अब किसी को मास्टर, जैसे मैं मास्टर हूं, तो मुझे मास्टर क्यों बोला जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, कंट्रोल नहीं कर रही हूँ बेटा, पढ़ा रही हूँ, है ना। सो मास्टर ग्लैंड, एक्चुअल में मास्टर कौन हो रहा है यहाँ पर, जो ग्लैंड बाकियों ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बाकियों ग्लैंड को बताता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या, बताता है कि अब तुम्हें इस अपने हार्मोन को सिक्रीट करना है, ज्यादा सिक्रीशन हो गया, रोक दो, ठीक है। सो ये जो काम करेगा वो कौन करता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और ये करेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक। लोकेशन कहाँ है बच्चे, तो जब हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा था, नहीं पढ़ा है, जाकर के देख लेना, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। सो लोकेशन में जब हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्रेनियम में पढ़ा था दो बोन्स, स्फेनोइड एंड इथमोइड, जो कि स्कल का बेस बनाता है। उसमें से जो स्फेनोइड बोन है, उसके अंदर एक कैविटी मिलती है ना, ठीक है। उस कैविटी को हम सेला टर्सिका कहते हैं, और उस कैविटी में आपको क्या मिलेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सेला टर्सिका जो कैविटी है, जो कि स्फेनोइड बोन में मिलेगा, वहां पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है, अगर हम बात कर रहे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, 1.3 सेंटीमीटर होता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड के भी कहते हैं। ये जो है अटैच्ड होगा आपके हाइपोथैलेमस से, अभी हमने डायग्राम बनाया था इनफंडिबुलम के हेल्प से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ना बच्चे बिना हाइपोथैलेमस के बनाते नहीं हम लोग, है ना। सो ये हमने हाइपोथैलेमस छोटू सा ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इनफंडिबुलम है बेटा, ये हमारे पास क्या है, इनफंडिबुलम। और उसके बाद जो है ये रहा हमारे पास क्या, ये रहा हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बना, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे, हाँ, ये इस तरह से, ये हमने क्या बना लिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड बना लिया है। ये क्या है बेटा, ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस। ये क्या है हमारे पास, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज इनफंडिबुलम। ये क्या है बेटा, इनफंडिबुलम है, ठीक। और ये क्या है, तो ये जो है ये आपका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चा, पूरा क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ना हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया। ये आपका एंटीरियर पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है। ये आपका मिडिल पार्ट है, ये आपका मिडिल पार्ट है। और ये आपका पोस्टेरियर पार्ट है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टेरियर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एंटीरियर पार्ट एंड मिडिल पार्ट को मिला करके हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। पोस्टेरियर पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस हम टर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा और भी नाम है, जैसे कि एंटेरियर पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं पार्स डिस्टालिस, ठीक है। मिडिल वाले पार्ट के लिए हम यूज करते हैं टर्म पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। एंड पोस्टेरियर के लिए हम टर्म यूज करते हैं पार्स नर्वोसा, नर्वोसा,
ठीक है। सो एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर एंड मिडल पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम एंटीरियर को पार्स डिस्टालिस, मिडल वाले को पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, एंड पोस्टीरियर वाले को हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, एंड इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब यहाँ आपने एक चीज गौर किया कि ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, इसमें हमने हमेशा नर्वोसा, न्यूरो ऐसे टर्म यूज किए, जबकि एंटीरियर मिडल वाले के साथ हमने ऐसा टर्म यूज नहीं किया। क्यों? तो इसको जानने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर। रिप्रोडक्शन की बात हम करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनते हैं, सो उसमें क्या होगा, कुछ मास ऑफ सेल बनेंगे। मास ऑफ सेल में से कुछ सेल्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि अब मुझे जो है वो इन सारे ऑर्गन्स को बनाना है ना। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाना है, और कुछ कुछ उसमें से जो सेल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जो है वो क्या बनाना है, आपका ब्रेन वाला पार्ट बनाना है। ठीक है। सो जो ब्रेन वाला पार्ट बना रहा था, जो ब्रेन वाला पार्ट बना रहा था, उसी में से कुछ सेल्स जो है वो आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाते हैं, जबकि जो सेल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बाकी बॉडी के पार्ट्स को बना रहे थे, है ना, वो सेल्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एंटेरियर पार्ट या एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट को बना देता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब जो नर्वस सिस्टम के सेल्स थे उन्होंने बनाया आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड जो बाकी सिस्टम बना रहे थे उनमें से कुछ सेल्स जो है वो बाकी सिस्टम को छोड़कर कहाँ चले गए, पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट बना दिया। सो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा टर्म हमने क्यों दे रखा है, क्योंकि ये किस वाले सेल से बनाया था, एम्ब्रायोनिक जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल से बनते हैं, जबकि ये नहीं बनता, इसीलिए टर्म वहां पर न्यूरो हाइपोफाइसिस नर्वोसा टर्म इस तरह से दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये अराइज फ्रॉम रथकेस पाउच कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर लोब एंड मिडिल लोब। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस अराइज फ्रॉम न्यूरल एक्टोडर्म, है ना, कंसिस्ट ऑफ द पोस्टीरियर लोब, दो सो पार्स नर्वोसा, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। अब इसके अलावा जो है, यहीं पे मेरी आदत है कि मैं यहीं पे इसी जगह पर क्या करती हूँ, सारे हॉर्मोन्स के नाम लिख लेती हूँ जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, सो मैं यहीं पे लिखती हूँ, है ना। सबसे पहला क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले क्या हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद हो जाएगा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाता है, तो इसके अलावा हो जाएगा आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, मिडिल पार्ट से रिलीज होता है एक हार्मोन, नाम है MSH। MSH, ठीक है, 6 हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, हमारे पास और हार्मोन है, क्या नाम है, यहाँ पर पोस्टीरियर वाले पार्ट से निकलेगा आपका ADH, या इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, है ना। याद है एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, वो भी नहीं देखा है, जाओ क्या कर रहे हो, देखो जाकर के वहां पर। ADH, और दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दो हार्मोन। अब याद आया कि जब हमने यहाँ पर, जब हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने कहा था कि फिलहाल आप लोग बस यहाँ पर सुन लो कि जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है ना, उसके हार्मोन के नाम। यहां से आप देखो कि मिडिल वाला पार्ट एंड पोस्टेरियर वाला पार्ट, इसमें जो हार्मोन है, ये जो नाम है, ये कैसे हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड के बने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्योंकि इमेज वाली चीजें ना थोड़ी सी जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पार्ट से, मिडिल पार्ट से एंड आपके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर तो आपको पहले ही बना करके दिखा दिया है। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रही है। पहला जो है आपका ग्रोथ हार्मोन है ना, पहला क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, इसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं बेटा, इसीलिए STH लिखा है। क्या कहेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, है ना।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हो गया। ये कहां से निकल रहा बच्चा? तो ये निकल रहा है आपके एंटीरियर पार्ट से। मिडिल पार्ट वाला यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन हमने कल अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH से निकलता है, एंड पार्स नर्वोसा से ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन निकलता है। अब इन सब का फंक्शन अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होगा बेटा? सो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होता है ग्रोथ कराएगा। अब ग्रोथ आपको क्या लगता है कि क्या किसी एक पर्टिकुलर सेल में होगा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में होगा? नहीं। तो ग्रोथ जो है ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में, पूरी बॉडी में हो रहा होता है। तो टारगेट ऑर्गन ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा? ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ हमें चाहिए तो मसल्स बनाने हैं। मसल्स जो है वो प्रोटीनेशियस के होते हैं, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होना है, मतलब प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होना है। क्या होना है? प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होना है। ठीक। ग्रोथ मतलब हमारी हाइट भी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी मतलब बोन की लंबाई बढ़ेगी, सो इलोंगेशन ऑफ बोन्स। ठीक। प्लस मसल्स का ग्रोथ होना है तो मसल का ग्रोथ होगा। सो फंक्शन जो है ये आपके ग्रोथ हार्मोन के कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपका एक डायबिटोजेनिक हार्मोन भी होता है। डायबिटोजेनिक हार्मोन मतलब जैसे मान लेते हैं कि डायबिटीज का सिम्टम क्या है। सबसे पहला सिम्टम हम कहते हैं मैम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज वाला सिम्टम है। है ना? सो ऐसा कोई हार्मोन जिसके सिक्रीशन से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल टेम्पररी पीरियड के लिए बढ़ जाए, वो आपको डायबिटीज नहीं करेगा, बट टेम्पररी पीरियड के लिए डायबिटीज वाला सिम्टम तो दिख गया ना, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है। ठीक है। डायबिटीज नहीं कॉज कर रहा है, उसका काम ही वही है। सो उन सारे हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं? डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। सो ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इनका जब सिक्रीशन होगा तो ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में लेकर के जाएंगे, मतलब डाइजेशन ज्यादा करवाएंगे, और फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और फिर उसके बाद वो ग्लूकोज जो है वो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन के थ्रू इस्तेमाल कर लिया जाएगा फटाफट से। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। सो इसको हम क्या कहेंगे? डायबिटोजेनिक हार्मोन। ठीक है। चलो जी। नेक्स्ट यहाँ पर हम आ जाते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? नाम से ही थायराइड लिखा है, तो मतलब थायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है वो इसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। और इसका फंक्शन क्या होता है? इस ग्लैंड का ग्रोथ कराना, इस ग्लैंड के थ्रू जिनका सिक्रीशन होता है, दैट इज थायरोक्सिन, T3 T4, इनका सिक्रीशन जो है वो यही है जो बताएगा थायराइड ग्लैंड को कि हाँ भाई अभी T3 का सिक्रीशन करो, T4 का सिक्रीशन स्टार्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड के, इसका नाम ही है एड्रिनो, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है बच्चा। कहां से? सो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन से। ठीक है। क्या कराएगा? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का सिक्रीशन जो भी होना है उन सारे सिक्रीशन को ये करवाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोलैक्टिन की, हम बात करते हैं। सो प्रोलैक्टिन जो है बच्चे, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? मैमरी ग्लैंड होता है। क्या कराएगा? सो ये ग्रोथ कराता है आपके ब्रेस्ट का, और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके अंदर दो हार्मोन आ जाते हैं। एक है आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका ऑर्गन, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? गोनाड्स, मतलब टेस्टिस एंड ओवरी होगा। ठीक है। अगर टेस्टिस में ये काम कर रहा है तो स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा, मतलब स्पर्माटोजेनेसिस कराएगा। अगर ओवरी में ये काम कर रहा है तो ग्राफियन फॉलिकल का ग्रोथ कराता है। ठीक। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं इन केस ऑफ मेल, है ना? सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी टारगेट ऑर्गन क्या है? गोनाड्स होता है। अगर मेल के केस में टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन कराएगा, एंड फीमेल के केस में ओव्यूलेशन कराता है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन कराएगा। मेलाटोनिन यहां पर हम बात कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास MSH जो है, ये जो मेलाटोनिन का सिक्रीशन हो रहा है बेटा, है ना? MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। ठीक है। MSH जो है ये क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो है आपके पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक हो जाता है आपका एडीएच और दूसरा हो जाता है आपका ऑक्सीटोसिन। एक क्या हो जाता है आपका एडीएच हो गया है और दूसरा क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीटोसिन हो गया है। एडीएच का फंक्शन आप जानते हो कि ये यहाँ से रिलीज होकर के कहाँ जाएगा, आपके किडनी के नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी में जाएगा और वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीटोसिन जो है, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, इसका टारगेट ऑर्गन भी होता है ब्रेस्ट, और ये क्या करेगा, मिल्क का इजेक्शन करेगा। प्लस ऑक्सीटोसिन के लिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बच्चा कि ऑक्सीटोसिन जो है, का हम लोग लिख ले ऑक्सीटोसिन, चलो, है ना। ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहेंगे, ठीक है। और हम इसको एक और नाम देते हैं बच्चे, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ हाँ, लव हार्मोन के नाम से तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इधर आ जाओ। ऑक्सीटोसिन जो है इसका टारगेट ऑर्गन क्या था, तो अभी मैंने कहा कि ब्रेस्ट हो गया, साथ ही साथ और क्या होगा, तो इसका टारगेट ऑर्गन होता है यूटेरस। और ये क्या कराएगा, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जिसके हेल्प से चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक। दूसरा जो है इसका टारगेट ऑर्गन आपका ब्रेस्ट भी है, तो जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, जब मदर लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, तो बच्चे के रोने से ना क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। एंड उसके बाद जो है बच्चा जब मदर के निपल को सक करता है तो ब्लड का, सॉरी ब्लड कह रही हूँ, मिल्क का इजेक्शन जो है वो यही हार्मोन कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे के अंदर एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अफेक्शन जो है वो पैदा होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लव हार्मोन, ठीक है। सो ये हमने क्या देख लिया है, पूरा का पूरा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनका क्या फंक्शन है, कौन सा टारगेट ऑर्गन होता है, ये इस तरीके से। अब यहां पर आ जाते हैं कि लेट्स सपोज कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है उसके सिक्रीशंस अगर बढ़ गए या घट गए तो क्या क्या हो सकता है। सो वैसे हमें सारे हार्मोन्स जो हैं रिलीज हो रहे हैं उनके डिसऑर्डर के नाम नहीं याद रखने हैं, बट हाँ, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। सो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, या अगर ज्यादा हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या होगा। सो होगा क्या बच्चे, यहाँ पर देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो कब कम हो रहा है। दो टाइम पे हम बात करेंगे, एक प्यूबर्टी से पहले, क्योंकि ग्रोथ जो है हमारी बॉडी में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता, जब तक जिंदगी है तब तक लंबाई बढ़ रही है ऐसा नहीं होता है ना। एक टाइम पीरियड होता है, वो प्यूबर्टी हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ एज सच नहीं हो रहा होता है, ठीक है। सो चाइल्डहुड के टाइम पे, चाइल्डहुड कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर चाइल्डहुड कहने का मतलब बिफोर प्यूबर्टी है, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी जो है अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तो क्या होगा, इक्वल प्रपोर्शन में ग्रोथ होगा एंड सब कुछ छोटे छोटे होंगे, मतलब ड्वार्फिज्म होगा, बौने होंगे इसमें, है ना, ठीक है। इनमें ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रह जाएगा, इनको हम लॉरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। लेकिन अगर इसी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी कम हो, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन हो रहा होता है, ठीक है। तो आफ्टर प्यूबर्टी जो अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तब क्या होगा, तब बच्चा होगा ये कि जब प्यूबर्टी हम अटेन करते हैं तब अपने मैक्सिमम हाइट जो है लगभग लगभग अचीव कर चुके होते हैं, और उस टाइम प्यूबर्टी अटेन करने के बाद हमारा जो लॉन्ग बोन है उसमें जो मेटाफेजिक प्लेट है वो हो जाता है फ्यूज। तो बोन की लंबाई जो है, लॉन्ग बोन की लंबाई नहीं बढ़ रही, मतलब हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, और उसके बाद इसका सिक्रीशन जो है वो कम हो रहा है, बट जो हमारे जॉज है, हमारे जो फीट है, हमारे जो हैंड है, इनका साइज, ये वाला जो पोर्शन है ना, इन सब में थोड़ी सी लेंथ आपकी बढ़ रही होती है। तो अब क्या होगा कि जब हम प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन होना था वो बंद हो गया या बहुत कम हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा हाथ जो है, पैर जो है, ये जो जॉज है, ये इस तरह से नहीं होंगे, ये थोड़े से छोटे से रह जाएंगे, जबकि हमारा हाइट जो है वो ठीक ठाक रहेगा। तो वो थोड़ा सा एक अलग प्रपोर्शन में आपको देखने को मिलता है। सो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एक्रोमाइक्रिया कहते हैं। उसी तरह से अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो
अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा होने लगे तो क्या होगा, इंसान एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बनेगा, जायंट जैसा, उसको हम क्या कहेंगे, जाइजेंटिज्म। ठीक है। लेकिन आप यूं सोचो कि किसी इंसान का ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बिफोर प्यूबर्टी बिल्कुल ठीक था, तो उसने एक नॉर्मल सा हाइट वगैरह जो है अटेन कर लिया, अब अचानक से कोई प्रॉब्लम हुआ उसके अंदर और अब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया आफ्टर प्यूबर्टी, तो क्या होगा, ये हाथ जो है ना वो बॉडी के प्रोपोर्शन को साथ नहीं देंगे और हाथ जो है वो अलग से, उनके ये जो डिजिट्स वगैरह है ये सब लंबे लंबे हो जाएंगे, ये जॉज ऐसा लगेगा कि ऐसा प्रोट्रूड किया हुआ है। ठीक है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्रोमेगाली कहते हैं। ठीक है। सो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफी है हमारे पास, है ना, बहुत सारा कंटेंट हमने डिलीवर कर लिया है। ठीक है। सो मैं कहती हूँ कि इतना जो है वो आप लोग कंप्लीट पढ़ करके आओ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस। इसको पढ़कर आना बच्चे, क्योंकि हाइपोथैलेमस समझने के लिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की तो जरूरत हमेशा ही पड़ती है। सो ध्यान रखना, खूब ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।